हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू माय चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 001 के यूनिट 11 पावर एंड अथॉरिटी। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर एंड अथॉरिटी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, पावर और अथॉरिटी के कंसेप्ट, मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट के व्यूज़ क्या हैं पावर को लेके। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। The concept of power is the key to understand and analyze political institutions, political movements of the systematic process both in the national and international arena. देखिए, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जब हम पावर की बात करते हैं ना, तो पावर किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं दी गई होती है। पावर लीगल भी हो सकती है अगर वो अथॉरिटी की पावर होती है, ठीक है, लेकिन पावर इलीगल भी हो सकती है। समाज में दोनों पावर एग्जिस्ट करती है। और जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? पावर। उसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में शायद करप्शन आया होगा, कुछ के दिमाग में शायद पैसा या सरकार। ये सारी टर्म्स हमारे दिमाग में आती हैं। पावर लीगल नहीं होती है, अथॉरिटी लीगल होती है। स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पावर इज द की टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ द सिस्टमैटिक प्रोसेस बोथ इन नेशनल इंटरनेशनल एरिना। जब भी हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल एरिना हो, हम बात करते हैं पावर की। इट इज़ द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पावर को सेंटर माना जाता है पॉलिटिकल थ्योरी का। Thinkers like Machiavelli and Hobbes advocated the study of power as a central theme of politics. Hobbes और Machiavelli जैसे जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने पावर को सेंट्रल थीम बताया है। किसकी? पॉलिटिक्स की। ऑल पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। सारी पॉलिटिक्स पावर के ऊपर ही तो डिपेंड होती है। हम लोग जानते तो हैं, जो नेता होते हैं उनके पास कितनी पावर होती है, वो एक फ़ोन में सारे काम करवा देते हैं। यही तो पावर होती है। कंसेप्ट ऑफ पावर देखते हैं। पावर इज़ नॉट ऑलवेज लीगल। जैसे मैंने बताया था, पावर हमेशा लीगल नहीं होती है। इट एक्वायर्स नॉट थ्रू पीसफुल मीन्स बट दीज आर एलिमेंट ऑफ फोर्स, कंट्रोल एंड पावर। यहाँ पे जो पावर है ना, वो पीसफुल तरीके से नहीं यूज़ करी जाती है। यहाँ पे पावर को हम यूज़ करते हैं एक फोर्स की तरह, कंट्रोल की तरह और पावर की तरह। Force is the brutal manifestation of power. Power is informal and is based upon individual's understanding. देखो, पावर एक इंडिविजुअल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करती है, ठीक है, रिलाई करती है। पावर क्योंकि क्या होती है? लीगल नहीं होती है, इसलिए वो इनफॉर्मल होती है। और पावर की जो एक ब्रूटल मैनिफेस्टेशन होती है वो हमें फोर्स में देखने को मिलती है। पावर में भी यूज़ इनडिस्क्रिमिनेटली, इसको हम इनडिस्क्रिमिनेटली भी यूज़ कर सकते हैं। पावर इज नॉट सो गिवन बाय इंस्टीट्यूशन, इट इज़ वंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर डिसीजन। पावर की कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं मिलती है, बल्कि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी के भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। होता है ना, हर एरिया में एक पावरफुल इंसान होता है। या तो वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, या फिर वो थोड़ा गुंडे टाइप के होते हैं, उनके हाथ में भी पावर होती है, उनको भी लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसी पावर भी हमें देखने को मिलती है, बट ये लीगल पावर थोड़ी होती है। पावर इज एबिलिटी टू गेट पीपल टू डू थिंग्स दे वुड नॉट हैव चूज टू डू ऑन देयर ओन। जो पावर होती है उसमें इतनी पावर होती है, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि जो लोग नहीं करना चाह रहे ना, पावर के ज़रिए वो लोग वो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if we want to know the power of parliament, we have to study its functional relationships with other institutions such as the president, the prime minister, council of ministers, judiciary, etc. जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट की, संसद की पावर को जानना चाहते हैं, तो देखिए, पार्लियामेंट एक व्यक्ति तो है नहीं कि हम जाके उनसे पूछ लें कि आपके क्या पावर्स हैं, लेकिन पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है। तो हम पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स है, और उन्हीं पावर्स को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट के क्या रिलेशंस हैं पार्लियामेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या हैं, जुडिशरी के क्या हैं, जिससे कि हमें पार्लियामेंट की पावर का पता लग सके।
तो ये तो था पावर। अब देखते हैं पावर के ऊपर मार्क्सिस्ट के क्या व्यूज़ हैं, नॉन मार्क्सिस्ट के क्या व्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर से। तो देखिए, पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जब भी हम मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, मार्क्सिज्म की बात करें, तो यहाँ पे हम एक ही बात करते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि समाज में, सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल चल रहा है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच। हैव्स होते हैं जो रिच क्लास होती है, डोमिनेंट क्लास होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। हैव नॉट्स पुअर क्लास होती है, वीकर सेक्शन होता है, जिनको जो हैव्स होते हैं, रिच क्लास होते हैं, वो दबा के रखते हैं। तो एक होता है रिच क्लास, एक होता है पुअर क्लास। रिच क्लास हैव्स वाले होते हैं, पुअर क्लास हैव नॉट्स वाले होते हैं। रिच क्लास के पास सारी जो है डोमिनेशन वाली पावर्स होती हैं और वो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को। हैव नॉट्स वाले जो होते हैं वो वीकर सेक्शन होते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं और उनको ऑप्रेस या सप्रेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, अपर क्लास के द्वारा। अब देखते हैं मार्क्स क्या कहते हैं। फॉर मार्क्स द सोर्स ऑफ पावर इन द सोसाइटी लाइज इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में, समाज में जो पावर का सोर्स है ना, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पावर और द ओनरशिप और पावर इज द ओनरशिप ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। The ruling class, those who own the force of production, uses power to exploit and oppress the subject class in society or societies. देखिए, मार्क्स कहते हैं सोसाइटी के अंदर जो भी ओन करता है ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसी का डोमिनेंस चलता है। अगर समाज में आपके पास पैसा है या आपके पास पावर है तो आप रूलिंग क्लास में आते हो, आप हैव्स में आते हो, आप बाकी लोगों को वहाँ पे फिर क्या करते हो, ऑप्रेस करते हो। मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स ने एक थ्योरी दी है, मार्क्स ऑल्सो प्रपोज द क्लास थ्योरी ऑफ पावर, दैट देयर आर टू क्लासेज ईच सोसाइटी। मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी में दो क्लासेज होती हैं, इज द क्लास ऑफ रिच यानी कि हैव्स एंड द अदर इज द क्लास ऑफ पुअर यानी कि हैव नॉट्स। सो हैव्स होती है रिच क्लास, डोमिनेंट क्लास, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होती है। एक होता है हैव नॉट्स, गरीब, मजदूर, है ना, पुअर क्लास, जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन होते हैं, जिनको कौन ऑप्रेस करता है, अपर क्लास ऑप्रेस करती है। ये थे मार्क्स के कुछ व्यूज पावर को लेके, जो कि पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, क्लास के, सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट है नॉन मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर। अब देखते हैं नॉन मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं। Some of the Western thinkers have talked about the biological concept of power. Going back to the Greek days, Aristotle viewed power as a natural condition of society. अगर हम पहले के दिनों की बात करें, ग्रीक डेज में जाएं, तो जो एरिस्टोटल है वो पावर को एक नेचुरल कंडीशन बताते हैं सोसाइटी की। नेचर डिटरमाइनिंग द करेक्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, कि जो नेचर है वो सोसाइटी के प्रोसेस को क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है, डिटरमाइन करता है, और नेचर से ही समाज को, सोसाइटी को पावर मिली है। Some of the leading Western sociologists were not in favor of this tendency towards biologism. कुछ इसके फेवर में नहीं है, जैसे कि जॉर्ज बर्ड्यू, he emphasized that power and society were born together. जॉर्ज बर्ड्यू कहते हैं कि जो पावर और सोसाइटी है ना, वो एक साथ आई है। अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले सोसाइटी बनी, समाज, फिर क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस की नीड लगी तो क्या बनी, सिविल सोसाइटी। अब रूल्स रेगुलेशंस भी बन गए, अब एक जना चाहिए ना जिसके पास अथॉरिटी हो, जो हर चीज़ को कंट्रोल करे, तो बनी पॉलिटिकल सिस्टम और फिर स्टेट। तो इसीलिए जब सोसाइटी बनी तो उसके साथ ही पावर की भी लोगों को नीड दिखी, तो स्टेट और सोसाइटी और पावर एक साथ आए हैं। नेक्स्ट है जॉन विलियम लेपेयर। ये कहते हैं कंसीव्ड पावर इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनहेरेंट फ्रॉम अ सोशल ग्रुप। ये कहते हैं कि जो पावर है वो एक सोशल ग्रुप से इनहेरेंट हुई है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं हैव प्रेजेंटेड अ वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ पावर। साइमन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड सिनोनिम। साइमन ने कंसेप्ट ऑफ पावर और कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस को एज अ सिनोनिम बताया है। ये कहते हैं कि पावर का मतलब भी वही होता है, किसी को ऑप्रेस करना, है ना, और इन्फ्लुएंस का मतलब भी वही होता है। जॉर्ज बेर्जरॉन कहते हैं he uses the term power and desired this term to be replaced by the concept of control. तो देखो, हर्बर्ट साइमन ने किसको एक साथ रखा था, पावर और इन्फ्लुएंस को, और जॉर्ज बेर्जरॉन ने रखा है पावर और कंट्रोल को। स्टीवन लुकास इन इस बुक पावर, स्टीवन लुकास ने एक बुक लिखी थी पावर। अकॉर्डिंग टू हिम पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क।
तो स्टेवन लुकास कहते हैं कि पावर के पास इतनी एबिलिटी होती है, यानी कि पावर के पास इतनी पावर होती है कि जो पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, या जो पैटर्न है वो उसको बदल के रख देती है। इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एजेंडा एंड कंट्रोल पीपल्स थॉट। देखो पावर के पास इतनी क्षमता होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा को इन्फ्लुएंस करके, उससे इन्फ्लुएंस करके लोगों के थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकती है। पावर यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इलीगल होती है, इसका इलीगल यूज़ भी किया जा सकता है। इनफॉर्मल होती है, पावर को लोग कंट्रोल से और इन्फ्लुएंस और फोर्स से जोड़ते हैं। अब देखते हैं अथॉरिटी। तो देखो अथॉरिटी भी एक पावर होती है, लेकिन लीगल पावर होती है, ठीक है, जो कि किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा मिलती है। सो अथॉरिटी सीन एज राइटफुल पावर विच इम्प्लाइज ऑन ऑब्लिगेशन टू ओबे। अथॉरिटी एक लीगल पावर होती है, राइटफुल पावर होती है, कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ कर्तव्य होते हैं जिनके लिए ये अथॉरिटी लोगों को दी जाती है। लेजिटिमेसी द सेंस ऑफ राइटफुलनेस विच मेक्स अथॉरिटी डिफरेंट फ्रॉम पावर। और अथॉरिटी और पावर को जो अलग करती है ना, वो होती है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल। तो क्योंकि पावर इलीगल थी और अथॉरिटी को लीगल कौन बनाता है? लेजिटिमेसी। अथॉरिटी इज ऑलवेज लीगल। अथॉरिटी हमेशा लीगल होती है। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ पीसफुल टाइम्स। हमने देखा था पावर को हम फोर्स, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस से जोड़ते हैं, जबकि अथॉरिटी को हम पीसफुल टाइम से जोड़ते हैं। लेजिटिमेसी इज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज रूटेड इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जो अथॉरिटी होती है वो लेजिटिमाइज होती है, वो लीगली मतलब एक लीगल पावर होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, जो कि सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस में रूटेड होती है। Authority is legally enforced and is derived from the level of position in an organization. Anybody who is offered that position enjoys the authority attached to that position. देखो ये कह रहे हैं कि जो पावर होती है ना, वो एक इंसान के पास होती है। अगर आपके एरिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही रिच है ना, या जिसके जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे हैं, जिसके संबंध बहुत दूर दूर तक हैं, तो वो जो पावर है वो उस व्यक्ति के पास है। लेकिन अथॉरिटी किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है। अथॉरिटी एक पोजीशन की होती है। आप इतने प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी आपकी नहीं, उस चेयर की है। चाहे आप मान लीजिए आप लॉयर हैं, तो आपके पास जो अथॉरिटी है वो आपकी उस यूनिफॉर्म की है, आपकी उस आइडेंटिटी, उस स्टेटस की है, ना कि आपकी पर्सनल। तो यही अथॉरिटी और पावर के बीच में डिफरेंस होता है। जो अथॉरिटी होती है वो किसी पर्सन की नहीं होती, वो पोजीशन की होती है। जो उस पोजीशन पे है वो उस अथॉरिटी को एंजॉय कर सकता है। अथॉरिटी हैज़ नो कंसर्न विद द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और अथॉरिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, अथॉरिटी बिल्कुल कंसर्न नहीं है। बिकॉज इट इज़ नॉट अटैच टू अ पर्सन, क्योंकि ये किसी व्यक्ति से अटैच नहीं है। पावर इज अटैच टू अ पर्सन। जो पावर है वो एक पर्सन से अटैच है। मैक्स वेबर डिराइव्स द 3 कैटेगरीज ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने तीन तरीके से कैटेगराइज किया है अथॉरिटी को। फर्स्ट है चेरिस्मेटिक, सेकेंड है ट्रेडिशनल और थर्ड है लीगल अथॉरिटी। चेरिस्मेटिक अथॉरिटी मैं थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। चेरिस्मेटिक अथॉरिटी होता है कि यहाँ पे आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, बस आपके चार्म्स के बेसिस पे आपको एक अथॉरिटी दे दी गई है। चाहे तो हम यहाँ पे हीरोइज्म को ले सकते हैं, या लीडरशिप को ले सकते हैं, या कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, तो उनके पास जो अथॉरिटी है ना वो चार्म्स को लेके है। कोई वहाँ पे लॉजिक नहीं है उनकी पॉपुलैरिटी का, कोई लॉजिकल अथॉरिटी नहीं मिली है, ना ही वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बस चार्म्स के बेस पे अथॉरिटी मिल गई है। सेकेंड है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का हम एग्जांपल ले सकते हैं मोनार्की, जो कि आपको ट्रेडिशनली मिली है। मोनार्की में क्या होता है? राजतंत्र होता है ना, राजा का तंत्र होता है। वो चले जाते हैं तो उनके बेटे को मिलता है, फिर उनके बेटे को मिलता है, तो ये ट्रेडिशनली उनको अथॉरिटी मिली है। और लास्ट होती है लीगल अथॉरिटी, जो आपको दी जाती है एक स्टेट के द्वारा, लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें आपको कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं वो निभाने होते हैं। So let's read out. Charismatic authority means such as having unexplainable influence over people. They defy the logic, popularity. Only basis for their authority is the charms. Next, traditional authority means refers to the domination or hegemony based on the traditional power structure. The rule and authority rest upon traditionalism. Or last, legal authority means the authority are the people who have the power to make decision and to make sure the laws are obeyed. तो हमने देखा
पावर इलीगल होती है, वो एक पर्सन से अटैच होती है और उसको हम कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और फोर्स के साथ रिलेट करते हैं। अथॉरिटी को हम रिलेट करते हैं लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल, यानी कि अथॉरिटी का मतलब होता है लीगल पावर, जो कि किसी इंसान या व्यक्ति, किसी पर्सन की नहीं होती, एक पोजीशन की होती है, क्योंकि अथॉरिटी एक पोजीशन को मिलती है, ना कि एक पर्सन को। सो आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करिएगा। बी स्टडी ऑटिक।